हाय गाइस, आई एम विवेक दशोरा और जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सिक्योर RS-23 प्रोग्राम, जिसमें हम डे 4 जो हमारा टेस्ट डेली टेस्ट प्रैक्टिस का प्रोग्राम है, उसमें डे 4 में जो पैराग्राफ राइटिंग के हमने टॉपिक्स दिए थे, हम उसके बारे में बात करते हैं। लेट मी ओपन द स्लाइड। यस, आई होप आप इस स्लाइड को देख पा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की कि हम पैराग्राफ को किस तरह से लिख सकें, पैराग्राफ में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। मैं यहाँ पर कोशिश ये भी करूँगा कि पैराग्राफ के जो टॉपिक्स हैं, जो भी थीम है, उनको हम हिंदी और इंग्लिश के लिए साइमल्टेनियसली तैयार कर लें। इसका मतलब ये होगा कि हम टॉपिक्स को इस तरह से तैयार करेंगे, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात इंग्लिश में नहीं आकर हिंदी में भी आ गई, तो भी हमारे पास उस टॉपिक को डेवलप करने के सारे पर्सपेक्टिव अवेलेबल हों। उस पे किस तरह से बात की जा सकती है, उन्हें किस तरह से लिखा जा सकता है, कौन-कौन से स्टेप्स में उसको खत्म किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। सो दिस इज आवर प्रोग्राम, यू कैन सी हियर, आई होप, द सिक्योर RS-23। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अगर आप लोगों को टॉपिक्स नहीं पता है या जो लोग अननोन हैं, वो हमारे 60 डेज का जो सिक्योर RS डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, उससे जुड़ सकते हैं। इसके लिए मैं बता देता हूँ कि हमने एक पेड टेलीग्राम चैनल अलग से बनाया हुआ है, जिस पर 1000 रुपीज टोटल 60 डेज के सारे क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की फीस है। इस प्रोग्राम का टोटली टारगेट सिर्फ ये है कि क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाए, उनकी क्या डिमांड होती है और उनको कैसे लिखा जाए। जैसा कि आप हमारे इससे प्रीवियस वाला जो हमने वीडियो डाला है पॉलिटी वाला, उसको देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया जाना था, किन कंडीशंस में आपको एक नंबर, एक से डेढ़ नंबर, डेढ़ से दो नंबर आपको अचीव कर सकते हैं आप लोग। वो चीज़ हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द टोटली फोकस्ड कि ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड प्रोग्राम है, जिसमें आप सीधे क्वेश्चन रट जाइए। इन 60 दिन के प्रोग्राम में हमारा लक्ष्य लगभग ये है कि 400 से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर लिए जाएंगे। तो 400 प्लस क्वेश्चंस आपके इसमें डिस्कस हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो अब मैं आपको एक बार इस सीरीज पर हम आते हैं। यस, सो दिस इज आवर स्लाइड और हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, दिस इज द नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशंस। हम नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशंस वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पर 3 टॉपिक दिए थे, जैसा कि आरपीएससी के पेपर के पैटर्न में होता है कि 3 टॉपिक आते हैं, 3 में से किसी एक को आपको चूज करके उस पर पैराग्राफ लिखना होता है। पैराग्राफ के वर्ड्स कितने होते हैं? तो 250 वर्ड्स अबाउट इसमें होते हैं। एक बच्चे की, अगर हम एक पर पेज लिमिटेशंस की बात करें, तो लगभग एक बच्चा एक पेज में 100 वर्ड्स करीब लिखता है। तो ये 2 से ढाई पेजेस में इसको आपको खत्म करना होता है। बाकी अप्रोक्सीमेटली हमने इसमें 200 वर्ड्स दिए हैं कि 200 वर्ड्स में इसको फिनिश कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट मैं आता हूँ अपनी काम की बात पर कि हाउ टू हैंडल द टॉपिक। सो द नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशंस, मतलब इसको मैं, जैसा कि मैंने बताया कि हम साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हिंदी में भी कर लेंगे और इंग्लिश में भी कर लेंगे, ताकि आपके टॉपिक्स इसमें तैयार हो जाए। हमारे 60 दिन वाले प्रोग्राम में ये हर ऑल्टरनेट डे हम कॉम्पोजिशन वाले पार्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं, उसकी भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। सो लगभग इन 60 डेज वर्किंग डेज में आपके 4 बार, जो 130 नंबर का पेपर 4 में कंपोजिशन वाला पार्ट है, उनका 4 बार इसमें प्रैक्टिस आपकी करवा दी जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? सो अब हम बात करते हैं कि जब हमने इस टॉपिक को पढ़ा कि द नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशन, यहाँ पर हमारे दिमाग में क्या आया, व्हाट डज इट मीन बाय द इनोवेशन। सबसे पहली चीज ये कि इनोवेटिव क्या है या इनोवेशन क्या हो सकते हैं, या जिसको हम हिंदी में भी बोलते हैं कि नवाचार। तो नवाचार क्या क्या हो सकते हैं? तो उसमें सबसे पहली चीज आती है जो है टेक्निक, मतलब कि टेक्नोलॉजी, तकनीक। तकनीक के क्या क्या नई डेवलप हो रही है, हम उस पर इसे फोकस कर सकते हैं। या इस जो पैराग्राफ है या इस पूरे ऐसे को एक तरह से आपको उस पर फोकस करना है। सो दिस इज द इनोवेशन। अब ये बात कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें इनोवेशंस हो रहे हैं या जो सबसे ज्यादा आगे चल रही है।
ठीक है, अब अगर आपसे सिर्फ इनोवेशन की बात नहीं करें, नवाचारों की बात नहीं करें, अगर हिंदी में भी ऐसा पैराग्राफ आता है वो नई तकनीकों की आने वाली पीढ़ी या इस तरह से भी आपको पैराग्राफ या ऐसे का टॉपिक हिंदी में दे दिया जाता है, तो भी उसका लगभग सेम ओरिएंटेशन रहेगा। इस चीज को समझिएगा कि इसी ओरिएंटेशन में आपको उसे लिखना होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट वेव ऑफ द इनोवेशंस। अब हम ये बात करते हैं कि वो कौन सी तकनीकें हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम इनोवेशन या जो नई आने वाली पीढ़ी है उसमें कंसिडर करेंगे। थिंक अबाउट दैट। और यस, वी कैन अंडरस्टैंड, और मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ कि आप लोग भी वही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूँ। उसमें सबसे पहली चीज आती है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड हम इसमें लिख सकते हैं दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। थर्ड हम इसमें लिख सकते हैं दैट इज रोबोटिक्स। फोर्थ हम इसमें लिख सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटिंग। ये चारों चीजें इसमें इंक्लूड की जा सकती है। अब ये बात कि ये हो गए इनोवेटिव सेक्टर्स की जिनमें इनोवेशंस किए जा रहे हैं। अब इन इनोवेशंस का क्या पर्पस है? मतलब ऐसा कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हमारे हिंदी में एक कहावत है। वो आवश्यकता आविष्कार की जननी कहने का सबसे बड़ा पर्पस या सबसे बड़ा जो रीजन है, वो रीजन यही है कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आविष्कार से फुलफिल किया जाता है, या जो भी नए इनोवेशन हो रहे हैं, जो भी नई रिसर्च हो रही है, उससे उसको फुलफिल किया जाएगा। तो अब हम अगर देखें तो ये हो गए इनोवेटिव सेक्टर्स। अब इन इनोवेटिव सेक्टर से कौन से आविष्कार किए जाएंगे या कौन से आविष्कार जो हो रहे हैं उनसे कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल की जाएगी। तो हम यहाँ पर एक मैं आपको बेसिक चीज बताऊं तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं और जो ग्लोबल ह्यूमैनिटी के सामने, पूरी मानव सभ्यता के सामने जो समस्याएं हैं या जो चुनौतियां हैं उनको किस तरह से हैंडल किया जाए, इनका यही सॉल्यूशन होगा ना। मतलब अगर ये एआई, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, अगर ये इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ही काम के हैं, अदरवाइज ये किसी काम के नहीं है। हाँ, इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है कि अगर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे साइबर फ्रॉड भी बढ़ा है, वो उसके अदर एस्पेक्ट्स है। बट अगर हम एक पॉजिटिव वे में बात करें तो इनका उपयोग मानव सभ्यता के उत्थान के लिए या डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। सो इट विल सोल्व द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टर्म इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ ताकि आपको कम से कम इंग्लिश के नए टर्म्स सीखना या वो एकदम से क्लिक करने की आपकी हैबिट हो जाए। सो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये ऐसे जो है आर्ट, जो भी ऐसे लिखने हो या आपको आर्टिकल्स लिखने हो, उनमें याद रखिएगा कि आपको पूरी विश्व को संबोधित करना होगा इसी चीजों में। जहां पर कोई ओवरऑल ऐसी चीज आती है जो ग्लोबली इंपैक्ट कर सकती है, तो वहां पर आपको वर्ल्ड को ही दिमाग में रखना है। वो किसी तरह से हमें राजस्थान या सिर्फ भारत को लेकर टारगेट नहीं करना है। सोसाइटी होगी, सोसाइटी ग्लोबल सोसाइटी होगी। ओके, सो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? क्लाइमेट चेंज, गेटिंग माई पॉइंट। इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आपको नहीं आता हो, मैं सिर्फ आपको ओरिएंटेशन बता रहा हूँ। आपको एक बार क्लिक कर जाएगा कि इसे इस सीक्वेंस में लिख सकते थे। सो फर्स्ट इज क्लाइमेट चेंज। दूसरा हम जानते हैं कि वाटर क्राइसिस या पानी की जो रिसोर्सेज हैं उन पर। तीसरी चीज है दैट इज द एनर्जी, जो कि हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, और यहाँ पर जो भी वॉर्स हो रही है वो सिर्फ एनर्जी की लड़ाई है। अगर बेसिक या उनके कोर में देखा जाए कि किस चीज की लड़ाई है, तो वो एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उन पर अधिकारों की लड़ाई है। और दूसरा डिस ईज, डिजीज, बीमारियां, जो हमने अभी अभी कोरोना महामारी में भुगती है। इन सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये दे सके, दैट्स इज द नेक्स्ट वेव ऑफ द इनोवेशन। ये इन सभी चीजों का सॉल्यूशन दे पाए। अच्छा, अब इन सभी चीजों का सॉल्यूशन देने के लिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से इनको काम करना होगा। उसमें होगा कि ये मोबिलिटी सेक्टर, मोबिलिटी का मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन और आवाजाही, किसी भी चीज को भेजना, मंगवाना, सेंड करना, उसको रिसीव करना, और वो सारी चीजें एकदम इजी वे में हो जाए। सेकंड हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर या हेल्थ सॉल्यूशंस।
इनकी इजी उपलब्धता और एक्सेसिबिलिटी, मतलब उनकी अवेलेबिलिटी भी हो और एक्सेसिबल भी हो। अवेलेबल है, जैसे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन था, वो अवेलेबल था कोविड के टाइम पर, उसकी डिमांड भी थी। वो इम्पैक्ट था या नहीं था, उसका प्रभाव था या नहीं था, वो एक अलग चीज है। पर हाँ, रेमडेसिविर कुछ हद तक इफेक्टिव था, पर क्या वो एक्सेसिबल था, क्या सभी के लिए उपलब्ध था? तो अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ये दो चीजें। सो हेल्थ सॉल्यूशंस, रिटेल सेक्टर की जितनी प्रॉब्लम्स हैं रिटेल सेक्टर से रिलेटेड, उनके सॉल्यूशंस। एंड लास्टली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को या इन सबको ये सोल्व करता हो, दिस वुड बी द नेक्स्ट वेव ऑफ द इनोवेशंस। क्या हम यहाँ तक समझ पाए? चलिए मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर आता हूँ कि अब हमें अगर इसे हैंडल करना है, मतलब कि इन सॉल्यूशंस को हमें कोलैब करना है, इनको हमें अगर काम में लेना है, तो हम उसे कैसे लेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि कन्वर्जेंस ऑफ emerging technologies कन्वर्जेंस का मतलब उनका आपस में मिल जाना, कहीं पर जैसे दो नदियां एक साथ में मिल जाती है, वैसे इनका कन्वर्जेंस कि कहीं पर जाकर ये कन्वर्ज हो जाए। तो कन्वर्जेंस ऑफ ऑल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उन सभी टेक्नोलॉजीज का कन्वर्जेंस होने लग जाए, या उनका कन्वर्जेंस करके और इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, या कौन कौन से सेक्टर्स का कन्वर्जेंस होना चाहिए, मतलब कि जो कन्वर्जेंस हो रहा है वो कन्वर्जेंस को किस तरह से इसमें किया जा सकता है। तो वो सेक्टर्स जिनका कन्वर्जेंस होना चाहिए उनको हम एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि किन्हें कन्वर्ज करना होगा, किन्हें आपस में मिलना होगा। तो उसमें सबसे पहली चीज है, यू कैन अंडरस्टैंड, दैट इज एकेडमिक्स। या क्योंकि रिसर्च एकेडमिक्स में हो रही होगी, तो जो भी नई रिसर्च हो रही है वो एकेडमिक्स में होगी। एकेडमिक्स का कन्वर्जेंस होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ में। सरकार को पता रहे कि कहाँ पर क्या रिसर्च हो रही है और उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, WEF का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये सारी चीजें कन्वर्ज होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जहाँ एकेडमिया भी होता है, जहाँ पर इंटेलेक्ट्स भी होते हैं, और जहाँ पर सरकारें भी होती है, वो सभी मिलकर मुद्दों को डिस्कस कर रहे होते हैं और उनके सॉल्यूशंस पे बात कर रहे होते हैं। तो दिस इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। या फिर हम इसमें एक और चीज बोल सकते हैं, दैट इज द G20 शेरपा। G20 की शेरपा मीटिंग्स जो होती है, शेरपा मीटिंग्स में ऐसे मुद्दों को डिस्कस किया जा सकता है। जैसे G20 के अलग अलग बहुत सारे सेगमेंट्स बनाए हैं, जिसमें था G20 यूथ, G20 फाइनेंस। तो यूथ में यूथ से रिलेटेड जितने मुद्दे हैं उन पे बात की जाती है। G20 फाइनेंस में फाइनेंस से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है, उन पर बात की जाती है। सो इन दिस वे यहाँ पर आप करंट अफेयर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि किस तरह से आप करंट को ऐड करेंगे, वो हम इन सॉल्यूशंस में, इन प्रोग्राम्स में आपको समझा रहे होंगे। सो यू कैन यूज करंट अफेयर्स इन दिस वे, तो आपका पैराग्राफ थोड़ा आउटस्टैंडिंग और अपडेटेड लगेगा। सो हमने यहाँ पर ये चीज लिखी कि एकेडमिक्स एंड गवर्नमेंट। और अब हम तीसरी चीज पर आते हैं। तीसरी चीज क्या है? एकेडमिक्स में मान लीजिए किसी बच्चे ने नई रिसर्च करी, किसी एक ग्रुप ने कोई नई चीज इनोवेट कर दी, पर अब उस इनोवेशन को मार्केट में कैसे लाया जाए, या उस इनोवेशन पर कौन पैसा लगाए कि उसे पब्लिक के लिए अवेलेबल करवाया जाए। दिस इज कॉल्ड द कैपिटल। पैसा कहाँ से आएगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? सो दिस इज द थ्री सेक्टर्स टू बी कन्वर्ज्ड। इनको कन्वर्ज होना होगा आपस में, जिसके बाद में जो नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशंस हैं, या जो इनोवेशंस हैं, उन सबसे ये सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे। सो अब ये किन किन चीजों पर इम्पैक्ट करेंगे, या हम इसको सीधी सीधी भाषा में बात करें, इम्पैक्ट और किन किन सेक्टर्स में इनका प्रभाव रहेगा, इस बात को हम करेंगे। पर मैं आपको यहाँ पर एक सरल शब्दों में एक वर्ड लिख रहा हूँ, दैट इज द रिजल्ट्स। ये सब टेक्नोलॉजी है, इन सब टेक्नोलॉजी ने ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस निकाले। इन सारे सॉल्यूशंस को
इन सभी सेक्टर्स ने मिलकर, गवर्नमेंट ने मिलकर, एकेडमिक्स ने मिलकर और इन सब ने मिलकर और इन सॉल्यूशंस को बनाया। अब इनके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, हम यही करेंगे ना, जब जिसको हम एंड करना कहते हैं किसी भी पैराग्राफ का, तो उसके एंड में हम उसके रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर इसके रिजल्ट्स की बात करेंगे, जिसमें हम लिख रहे होंगे कि इट विल प्रोवाइड द एडवांसमेंट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, advancements of various sectors like industries, सेकेंड आएगा इसमें, आप सबसे ज़्यादा बेटर ये है कि इसमें आप ये लिख सकते हैं कि फील्ड्स ईच फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के जितने भी फील्ड हैं किसी ह्यूमन के, उन सभी फील्ड में ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होंगे। तो इस तरह से आप इस पैराग्राफ को एंड कर सकते थे। ठीक है, दैट इज द पैराग्राफ 1 जिसको हमने डिस्कस किया। इसी तरह के जो बचे हुए 2 पैराग्राफ भी हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, बट वो हम हमारे पेड टेलीग्राम चैनल में करेंगे। ये आपको फॉर द डेमोस्ट्रेशन हमने एक पैराग्राफ यहाँ पर डिस्कस करके बता दिया है। इसी तरह से हम सिक्योर RS-23 हमारे प्रोग्राम के जो क्वेश्चंस हैं, डेली हम जितने क्वेश्चंस दे रहे हैं उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर डिस्कस करके बता देंगे। एंड सिर्फ 1000 रुपये की पूरे 2 महीने की फीस में आप सारा ऑल एक्सेस गेन कर सकते हैं, जिसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह हमारे ग्रुप्स में अवेलेबल हैं और इसके साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ लक।